हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ा विवेचन, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। 6 महीनों के दौरान एक दुकानदार के द्वारा बेची गई मोबाइल फोन की संख्या का प्रतिशत विवरण। बेचे हुए कुल मोबाइल फोन की संख्या 45,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है परसेंटेज वाइज। जुलाई में 17%, अगस्त में 22%, सितंबर में 25%, अक्टूबर में 8%, नवंबर में 12%, दिसंबर में 16%। 6 महीनों के दौरान कंपनी और बी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या के बीच का अनुपात दे रखा। ये आपका ए है कंपनी, ये बी है। इसमें जुलाई का अनुपात 8:7 है ए और बी का। अगस्त में ए और बी का अनुपात 4:5 है। सितंबर में ए और बी का अनुपात 3:2 है। अक्टूबर में ए और बी का अनुपात 7:5 है। नवंबर में ए और बी का अनुपात 7:8 है। दिसंबर में ए और बी का अनुपात 7:9 है। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है। अब क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, यदि नवंबर के दौरान कंपनी ए के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन का 35% पर छूट पर बेचा गया, 35% छूट पर बेचे गया, तो उस महीने के दौरान कंपनी ए के कितने मोबाइल फोन बिना छूट के बेचे गए, है ना। तो नवंबर की बात कर रहा हूं। नवंबर में कितना परसेंट है भाई? 12%। 45,000 का, अब ध्यान से समझिएगा, पहले निकालेंगे हम लोग 12%। 45,000 का 12%, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, नवंबर में कंपनी ए की बात कर रहा है। 7 और 8 टोटल 15। 15 में से 7 भाग कंपनी ए का है, तो गुणा 7/15 यानी कि 2520 आ गया। क्लियर है? 2520। 35% छूट पर बेचे गए, तो बिना छूट कितने बेचे जाएंगे? तो बिना छूट बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या 2520 गुणा 65/100 यानी कि 1638 आपका निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा इंस्ट्रक्शंस तो आपको सेम दे रखी है, बस क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो रहा है। और ये जो चेंज क्वेश्चन है इसको यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। यदि दुकानदार ने अक्टूबर के दौरान कंपनी बी के बेचे गए प्रत्येक मोबाइल फोन पर 433 रुपए का लाभ कमाया, तो उसी महीने के दौरान उस कंपनी के मोबाइल फोन पर उसका कुल लाभ कितना था, ये आप लोगों को बताना है ना। आप देखिएगा, कंपनी बी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या कितनी है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो कंपनी बी में, ठीक है ना, अक्टूबर की बात हो रहा है, 8% बिक रहा है। तो 45,000 का 8%, 45,000 गुना 8/100। कंपनी बी में रेशियो कितना है आप लोगों का यहाँ पे? अक्टूबर में 7 और 5 टोटल 12। कंपनी बी में कितना है? 12 का 5 भाग यानी कि 5/12 से गुणा करेंगे, है ना। 5/12 तो 1500 आ गया। तो कुल अर्जित लाभ 1500 गुणा 433 यानी कि यह आएगा 6,49,500 रुपए। 6,49,500 रुपए आ जाएगा। तो 6,49,500 रुपए यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल दे रखा है, ये आप लोगों की यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। ये 45,000 रुपये है। आप क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा कि जुलाई के दौरान कंपनी ए के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या दिसंबर के दौरान कंपनी ए के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है ना। तो कंपनी ए मोबाइल फोन की संख्या दिसंबर के दौरान, तो दिसंबर में टोटल बेचे जा रहे हैं 16%। और कंपनी ए कितना है? 7 और 9 16 यानी कि 7/16। 45,000 का 16% दिसंबर में, और गुणा 7/16 यानी कि 3150। और अगर मैं जुलाई की यहाँ पे बात करूं, तो जुलाई में बिखरे 17%, और जुलाई में कितने? 8 और 7 यानी कि टोटल 15, है ना। कंपनी का तो 8/15, 45,000 गुणा 17/100 गुणा 8/15 यानी कि 4,080। तो आवश्यक प्रतिशत 3150 का 4,080 कितना परसेंट है? गुणा 100।
तो लगभग आप लोगों का 130% यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो लगभग आप लोगों का यहाँ पर 130% निकल कर यहाँ पर आ रहा है। और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 130%। तो फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, है ना। तो सवाल तो आप लोगों को सेम इंस्ट्रक्शन दे रखी है, क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो रहा है। और इस क्वेश्चन को ही सीधा देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। अगस्त और सितंबर के दौरान कंपनी के बी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिएगा अगस्त और सितंबर। अगस्त आपका 22% है, सितंबर 25% है। 45,000 का 22%। और अगस्त में कंपनी बी ए और बी का अनुपात है 4:5, यानी कि 4:5:9, यानी कि 45,000 का 22%, फिर उसको निकालेंगे 5/9। तो 45,000 का 22%, उसका निकालेंगे 5/9, यानी कि अगस्त में आएगा 5500। अब सितंबर की बात करें, सितंबर में 25% है, 45,000 का 25%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/5। 45,000 का 25% और 2/5 तो आएगा 4500। इन दोनों का योग हम लोग करेंगे 5500 प्लस 4500, यानी कि 10,000 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। 10,000 यानी आप कह दोगे यहाँ से कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। कुछ इस तरीके से निर्देश दे रखे हैं कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बैंक के परिसर का नवीनीकरण किया जाना है। नवीनीकरण फर्श के संदर्भ में है। कुछ क्षेत्रों में संगमरमर या लकड़ी का फर्श लगाया जाना है। सभी कमरे या हॉल और पेंट्री आयताकार है। पुनर्निर्मित किए जाने वाले क्षेत्र में ग्राहक लेन देन के लिए 23 मीटर गुणा 29 मीटर माप का एक हॉल, शाखा प्रबंधक का कमरा 13 मीटर गुणा 17 मीटर माप का, एक पेंट्री 14 मीटर गुणा 13 मीटर की, एक रिकॉर्ड कीपिंग सह सर्वर कक्ष 21 मीटर गुणा 13 मीटर माप का, और एक लोकर क्षेत्र 29 मीटर गुणा 21 मीटर माप का शामिल है। बैंक का कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। लकड़ी के फर्श की लागत 170 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, और संगमरमर के फर्श की लागत 190 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। लोकर क्षेत्र, रिकॉर्ड कीपिंग सह सर्वर कक्ष और पेंट्री में संगमरमर का फर्श लगाया जाना है। शाखा प्रबंधक के कमरे और ग्राहक लेन देन के लिए हॉल में लकड़ी का फर्श लगाया जाना है। फर्श के संदर्भ में किसी अन्य क्षेत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना है। लकड़ी के फर्श की कुल लागत का संगमरमर के फर्श की कुल लागत से क्रमशः अनुपात क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। लकड़ी के फर्श की कुल लागत है 23 गुणा 29 प्लस 13 गुणा 17 और गुणा 170, यानी कि 667 प्लस 221 गुणा 170, यानी कि 1,50,960। संगमरमर फर्श की कुल लागत क्या है, 14 गुणा 13 प्लस 21 गुणा 13 प्लस 29 गुणा 21 गुणा 190। 14 गुणा 13 182, 21 गुणा 13 यानी कि 273, 29 गुणा 21 यानी कि 609, गुणा करनी 190 से। फाइनल यह है 2,02,160 रुपए। आवश्यक अनुपात 1,50,960 अनुपात 2,02,160। इन दोनों का जब रेशो निकालेंगे 1887 अनुपात 2527, यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चंस की भी इंस्ट्रक्शंस आपको बिल्कुल सेम दे रखी है, अब सवाल अलग है, इसको देख लेते हैं। यदि शाखा प्रबंधक के कमरे की चारों दीवारों और छत कमरे की ऊंचाई 12 मीटर है, को 190 रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत से रंगवाया जाना है, तो फर्श की लागत सहित शाखा प्रबंधक के कमरे के नवीनीकरण की कुल लागत कितनी होगी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, शाखा प्रबंधक के कमरे की छत और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 13 गुणा 17 प्लस 2 गुणा 12 ब्रैकेट में 13 प्लस 17। 13 गुणा 17 यानी कि 221, 2 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 17 यानी कि
कितना होगा 30 गुणा 12 गुणा 2 यानी कि 720, 941 वर्ग मीटर। कुल लागत हो जाएगी 941 गुणा 190 और प्लस 13 गुणा 17 और गुणा 170, ठीक है ना। 941 गुणा 190 1,78,790, 13 गुणा 17 गुणा 170 37,570, इन दोनों को ऐड करेंगे 2,16,360। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा, ना तो ऑप्शन 1 है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि बैंक के शेष क्षेत्रफल 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाया जाना है, तो बैंक परिसर की नवीनीकरण की कुल लागत में कितनी वृद्धि होगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। लकड़ी के फर्श का क्षेत्रफल 667 प्लस 221 यानी कि 888 वर्ग मीटर। संगमरमर के फर्श का क्षेत्रफल 182 प्लस 273 प्लस 609 इक्वल टू 1064 वर्ग मीटर। कुल क्षेत्रफल 1064 प्लस 888 इक्वल टू 1952 वर्ग मीटर। शेष क्षेत्रफल 2000 माइनस 1952 यानी कि 48 वर्ग मीटर। आवश्यक लागत 48 गुना 110 इक्वल टू 5280 रुपए, है ना। तो 5280 ना फर्स्ट ऑप्शन, ना सेकंड, ना थर्ड ऑप्शन, ना फोर्थ, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये निर्देश और इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है, सवाल को देखते हैं। बैंक का कितना प्रतिशत क्षेत्र नवीनीकरण नहीं किया जाना है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि आवश्यक प्रतिशत है 48/2000 गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 2.4%, जिसको नवीनीकरण नहीं किया जाना है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे भी सेम इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। अगले सवाल को देखते हैं। ग्राहक लेन देन हेतु हॉल और लोकल क्षेत्र के नवीनीकरण की कुल लागत कितनी है, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी कि आवश्यक लागत 23 गुणा 29 गुणा 170 प्लस 29 गुणा 21 गुणा 190, 23 गुणा 29 गुणा 170 यानी कि 1,13,390 होगा। 29 गुणा 21 गुणा 190 यानी कि 1,15,710, दोनों को ऐड अगर हम लोग करेंगे तो 2,29,100। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे 2,29,100, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 5 अलग अलग पत्रिकाओं में 6 अलग अलग विद्वानों व्यक्ति द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों और लेखों की संख्या। जर्नल यानी कि प्रश्न है आनंद, विजय, नायडू, मोहन, नीता, रोनित, है ना। एडू ट्रैक में शोध पत्र और लेख दे रखा है। फ्रंटियर में शोध पत्र और लेख दे रखा है। एडुकॉन में शोध पत्र और लेख गिवन है। न्यू एरा में शोध पत्र और लेख गिवन है। एडोफॉर्म्स में शोध पत्र और लेख गिवन है। ये आपको पूरी टेबल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। आप देखिएगा, नीता द्वारा एडुकॉन में प्रकाशित शोध पत्र की संख्या विजय द्वारा एडुफॉर्म में प्रकाशित शोध पत्र की संख्या की तुलना में लगभग कितना परसेंट अधिक है। देखो नीता कहाँ पर है, यहाँ पर है एडुकॉन, तो एडुकॉन में शोध पत्र कितने नीता के 54 है। आप क्या बात कर रहे हैं, विजय की, विजय की किस में बात कर रहा है, एडुफॉर्म्स में शोध पत्रों की संख्या यानी कि 38 है। कितने अधिक है, 38 से 54 कितना अधिक है, तो आप कहोगे 54 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 38 गुणा 100, है ना। तो यहाँ पे कहोगे 54 माइनस 38 डिवाइड बाई 38 गुणा 100। 54 में से 38 जाएगा 16/38 गुणा 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 42% लगभग आपका निकल कर आएगा, जो आप कह दोगे यहाँ पे कि सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। 42% सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 5 अलग अलग पत्रिकाओं में 6 अलग अलग विद्वानों व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों और लेखों की संख्या। ये जर्नल है
एडुट्रैक, फ्रंटियर, एडुकॉन, न्यू एरा और एडुफॉर्म्स है। ये व्यक्ति आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, यानी कि आनंद है, विजय है, नायडू है, मोहन है, नीता है, रोनित है। ठीक है ना। इसमें इनके शोध पत्र और लेख, शोध पत्र और लेख, शोध पत्र और लेख सबके दिए गए हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। आनंद, विजय और नीता के द्वारा एडुकॉन में प्रकाशित शोध पत्रों की कुल संख्या और मोहन, नायडू और रोनित द्वारा एडुट्रैक में प्रकाशित लेखों की कुल संख्या के बीच का अंतर। देखिएगा, आनंद का क्या दे रखा है एडुकॉन में, शोध पत्र यानी कि 42, विजय का कितना है 12 और नीता का कितना है आप लोगों का 54। ठीक है ना। इन सभी को अगर मैं ऐड करूंगा 42, 12 और 54, तो ये आप लोगों को लगभग 96 और 12 108 निकल कर आएगा। अब इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, मोहन की, नायडू की और रोनित की, है ना। एडू ट्रैक, इसका एडू ट्रैक में लेखों की संख्या, ठीक है ना। तो 39, 75 और 23, 75, 23, 98, 39, 137, तो 108 और 137 के बीच का अंतर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। 108 और 137 के बीच का अंतर यानी कि 29 आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इंस्ट्रक्शंस तो सेम है, क्वेश्चन अलग है। देखते क्या दे रखा है। एडोफॉर्म्स में तीसरी सबसे अधिक संख्या में शोध पत्र और लेख किसने प्रकाशित किए। एडोफॉर्म्स तीसरी सबसे बड़ी, इन दोनों को ऐड करूंगा 22 और 11, 33 आ जाएगा। 38 और 25 यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों का 63 आएगा। 57 और 35 92 आएगा। 39 और 48 87 आएगा। 44 और 32 76, 11 और 18 29। पहले नंबर पर ये है, दूसरे पर ये है, तीसरे पे कौन है, नीता है। यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है ना। देखो 33 है अभी निकाला, 63, 76, 87 और 92 आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। नायडू के बाद रोनित भी है। अब देखो यहाँ पर जो तीसरी सबसे बड़ी आपकी निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, नीता की आ रही है। तो आप यहाँ से कह दोगे थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन सेम है, सवाल को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फ्रंटियर में सभी 6 विद्वानों के द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की औसत संख्या क्या है। फ्रंटियर में सभी 6 विद्वानों के द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की औसत संख्या 17, 6, 23, 12, 35, 35 और 22 57, 57, 28 और 29 यानी कि 57, तो 114, 114 बटे 6, तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा यानी कि 19। 19 क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दे रखी, कह रहा है कि मोहन के द्वारा एडुट्रैक में प्रकाशित शोध पत्रों और लेखों की कुल संख्या न्यू एरा में सभी 6 विद्वानों के द्वारा प्रकाशित लेखों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। मोहन द्वारा एडुट्रैक, मोहन के द्वारा एडुट्रैक में शोध पत्र 42 और लेखों की कुल संख्या। अब इसके बाद बोल रहा है कि न्यू एरा में 6 विद्वानों के द्वारा प्रकाशित लेखों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। इसका कितना % है, 12, 14, 26, 24, 50, 16, 66, 24, 90, 4, 94, है ना। 42 और 25 तो आपका आ जाएगा 117। 94 का 117 कितना % है, यानी कि 94 का 117 और गुणा 100 यानी कि लगभग 124% निकल कर आ रहा है। तो आपका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 5 जाएगा, यानी कि फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 124%। बात समझ में आ रही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। 5 अलग अलग क्रिकेट मैचों में 3 अलग अलग टीमों के द्वारा बनाए गए
रन। 3 टीम है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। 5 अलग-अलग मैच, ये तो रनों का स्कोर है। ये अलग-अलग मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5 है। मैच 4 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाए गए कुल रन, सभी 5 मैचों में इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए कुल रनों का कितना परसेंट है। तो सभी 5 मैच में इंग्लैंड ने कितने रन बनाए हैं, देखो ये इंग्लैंड के रन है आप लोगों के, जो मैंने सर्कल कर दिए। तो टोटल इंग्लैंड के रन को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले देखूंगा इंग्लैंड के द्वारा सभी 5 मैचों में बनाए गए रन, ये इसको मैं टेबल से वैल्यू को उठाऊंगा। 160 प्लस 180 प्लस 230 प्लस 270 प्लस 300 इक्वल टू 1140, है ना। अब किसका बोल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कह रहा है कि मैच 4 में भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो मैच 4 यहाँ पर है, भारत आप लोगों का यहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। इन दोनों के रन का सम निकालूंगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के रन का सम, यानी कि 220 प्लस 190 डिवाइड बाई 1140 गुणा 100। 220 प्लस 190 410 बटे 1140 गुणा 100, यानी कि लगभग 36% आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इंस्ट्रक्शंस तो इस सवाल की आपको सेम दी गई है। अब सवाल आपसे पूछता है कि किस मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए रनों के बीच अंतर दूसरा सबसे कम है ना। किस मैच में, मैच पहले में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के रन का डिफरेंस यहाँ पर चेक करेंगे, यानी कि ये डिफरेंस आ गया मैच फर्स्ट में। तो मैच फर्स्ट में जो डिफरेंस है 260 माइनस 160 यानी कि 100 है। ठीक है ना, 260 माइनस 160 यानी कि 100 है। मैच 2 की अगर बात करें तो मैच 2 का जो डिफरेंस है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का डिफरेंस है 330 माइनस 180 यानी कि 150। अगर मैच थर्ड की हम लोग बात करें तो मैच थर्ड का जो डिफरेंस है आप लोगों का वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि 310 माइनस 230 यानी कि 80। मैच 4 की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो डिफरेंस है मैच 4 की, है ना, मैच 4 में ये आएगा थर्ड में, और मैच 4 का आप लोगों का बनेगा यानी कि ये डिफरेंस है, और मैच 5 का ये है। तो मैच 4 का जो डिफरेंस है आप लोगों का 270 माइनस 220 50, मैच 5 का 300 माइनस 150 150। दूसरा सबसे कम, पहला सबसे कम ये है मैच 4 में, दूसरा सबसे कम है आप लोगों का मैच 3 में। तो मैच 3 यानी कि थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 अलग अलग क्रिकेट मैचों में 3 अलग अलग टीमों के द्वारा बनाए गए रन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इस तरीके से दे रखे। किस मैच में भारत और इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए कुल रन तीसरे सबसे अधिक या सबसे कम है, भारत और इंग्लैंड। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे भारत और इंग्लैंड द्वारा बनाए गए रन। पहले मैच में 320 प्लस 160 480 है। दूसरे मैच में कितना है 240 180 यानी कि 420 है। समझ रहे हो ना, देखो भारत ये है पहले में और इंग्लैंड ये है। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई, 320 और 160। अब दूसरे मैच में भारत यहाँ पर है और इंग्लैंड यहाँ पर है, तो रन कितने बनाए गए 240 180 420। तीसरे मैच की अगर हम लोग बात करें तो यानी कि भारत और इंग्लैंड के जो रनों का सम है 270 230 500 है। अब चौथे मैच में भारत और इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये कितने 190 और 270 460 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे सबसे कम रन, है ना, पहले एक 420, दूसरे 420, तीसरे है 480। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश और इंस्ट्रक्शन सेम है, बस क्वेश्चन अलग है। मैच 5 में भारत के द्वारा, मैच 1 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, मैच 2 में इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए रनों के बीच का क्रम से अनुपात। मैच 5 में भारत के द्वारा, मैच 5 में भारत का कितना है भाई, ये स्कोर है। ठीक है ना, मैच फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया का ये स्कोर है, और मैच सेकंड में इंग्लैंड
का ये स्कोर है। इन सभी का रेशियो 1, 2 और 3 इन सभी का रेशियो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है। यानी कि 220, उसके बाद आप लोग आएगा 260, उसके बाद आएगा आप लोगों को 180, 220, 260, उसके बाद 180। इन सभी का जो रेशियो निकल कर आएगा यानी कि आवश्यक अनुपात 11:2, यानी कि 0 से 0 हर जगह कट रही है, 2 से 22 11 पर, 2 से 26 13 पर, 2 से 18 9 पर, 11:13:9, यानी कि यहाँ से आप लोग कह दोगे फोर्थ इज द राइट आंसर। 11:13:9 यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट में 6 राज्यों की जनसंख्या दी गई है। तालिका में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दर्शाया गया है। आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो 6 स्टेट आपको दे रखी है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। इनका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, ये दे रखी है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का रेशियो भी गिवन है। तो गुजरात और राजस्थान में महिलाओं की कुल संख्या, तो गुजरात में कितने परसेंट है? 17% टोटल है। इसमें महिलाओं की संख्या 1:7 के रेशियो में, यानी कि टोटल 8 आ गया, 7/8, 17% का 7/8 है ना। और टोटल जो पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर जो दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन देखो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन भी आपकी मिसिंग है। यहाँ पे इस सवाल में ध्यान से समझना, टोटल पॉपुलेशन आप लोगों की है 1,50,00,000, ठीक है ना। टोटल 1,50,00,000 है टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल पॉपुलेशन 1,50,00,000, उसका 17% और 17 का भी 7/8, 1,50,00,000 उसका 17%, 17 का भी आप लोगों को, गुजरात की बात कर रहा है, स्थान की गुजरात की, तो गुजरात में कितना है यहाँ पर है, यानी कि टोटल 15, 6/15 से गुणा कर देंगे तो ये निकल कर आया 10,20,000 है ना। राजस्थान में महिला 1,50,00,000 का, राजस्थान में कितनी है आप लोग? 18%, और 18 का भी आपका 7/8 भाग, तो ये निकल कर आएगा 23,62,500। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 33,82,500। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।